गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव जीव विज्ञान की कक्षा में आपका पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, इसके पहले की कक्षा में मैंने आप लोगों को जैव प्रौद्योगिकी, उसके सिद्धांत एवं प्रक्रम के बारे में विस्तृत से पढ़ाया था। आज हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप जानते हो वर्तमान युग जैव प्रौद्योगिकी का युग कहलाता है और इस युग में जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी मानव के लिए कैसे लाभकारी है, इसको हम यहाँ समझेंगे। जैसा कि मानव जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्य रूप से कृषि एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक तरीके से कर रहा है, जिससे कि उसके जीवन में गुणात्मक सुधार संभव हो सके। मानव द्वारा जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रमुखता से हो रहा है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे कि रोगों के उपचार में, रोगों के जांच में, अपशिष्ट पदार्थों के विघटन में, खाद्य प्रसंस्करण में, ऊर्जा के निर्माण में एवं कृषि के लिए आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के निर्माण में अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के डेवलपमेंट में मानव जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। अब जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है, उसको हम विस्तृत से समझेंगे। कृषि का मुख्य उद्देश्य कम से कम लागत में अधिक से अधिक फसल उत्पादन होता है तथा कीट पतंगों एवं खरपतवारों से फसलों की रक्षा करना होता है, जिससे कि कम से कम नुकसान की संभावना हो। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मुख्यतः 3 विकल्प होते हैं, क्रमशः कृषि रसायन आधारित कृषि अर्थात एग्रोकेमिकल बेस्ड कृषि, जैव उर्वरक आधारित कृषि जिसको अंग्रेजी में बायो फर्टिलाइजर बेस्ड एग्रीकल्चर कहेंगे, तथा आनुवंशिक अभियांत्रिकी आधारित कृषि अर्थात बायो टेक्नोलॉजी या कह सकते हो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर। ये 3 जो है कृषि के जो है उत्पादकता बढ़ाने के लिए इन तीनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हरित क्रांति का चर्चा करना उचित होगा। हरित क्रांति के माध्यम से 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पूरे विश्व में खाद्यान्न उत्पादन पूर्व की तुलना में कई गुना बढ़ाया गया, जो कृषि में अपनाए गए निम्नलिखित उपायों के कारण संभव हो पाया। वो कौन कौन से उपाय थे? नंबर 1, उच्च उत्पादन क्षमता वाली नस्लों का विकास अर्थात ऐसी फसलों का विकास किया गया, ऐसे सीड्स तैयार किए गए, बीज तैयार किए गए जिनमें उत्पादन क्षमता काफ़ी अधिक हो। दूसरा, सिंचाई के संसाधनों का व्यापक प्रसार। सिंचाई के संसाधन चाहे वो ट्यूबवेल हो, बोरवेल हो, कैनाल हो या नदी पे आधारित हो, तालाब, पोखरों, झील पे आधारित हो, डैम पे आधारित हो, इन तमाम साधनों का जो है व्यापक रूप से
प्रसार किया गया। बड़ी बड़ी नहरें बनाई गई, डैम बनाए गए, माइनर इरिगेशन लघु सिंचाई के माध्यम से खेतों को जो है असंचित भूमि को जो है सिंचित किया गया। तीसरा, फसल प्रबंधन का आधुनिकीकरण, अर्थात जो कह सकते हैं क्रॉप मैनेजमेंट का जो है मॉडर्नाइजेशन, जो कैसे फसलों का प्रबंधन किया जाएगा उसका आधुनिकीकरण किया गया। चौथा, किसानों को संकरण बीज, रासायनिक उर्वरक तथा खरपतवार नाशी का व्यापक उपलब्धता एवं वितरण। किसानों को संकर बीज अर्थात हाइब्रिड सीड्स, रासायनिक उर्वरक जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास, फास्फोरस, जो भी कृषि के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरक हैं उनका, तथा खरपतवार नाशी जिसको हम पेस्टिसाइड, वीडीसाइड के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं, उनका जो है व्यापक रूप से उत्पादन करके उपलब्ध कराना तथा प्रत्येक किसान तक उसको पहुंचाना, उसका वितरण करना। ये 4 जो माध्यम थे, ये इनका उपयोग करके जो है हरित क्रांति लाया गया हमारे देश में, क्या कह सकते हैं आप, पूरे विश्व में लाया गया। और आपको ये जानना जरूरी होगा कि हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो एक अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। वो कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है बावनी प्रजाति के जो है फसलों का जो है निर्माण किया, या कह सकते हैं उनको विकसित किया। और हमारे देश में उन्हीं के कह सकते हैं सानिध्य में काम करते हुए प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका नाम आप सुने होंगे, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन का, वो हरित क्रांति का जनक कहे जाते हैं भारतवर्ष में। तो इन वैज्ञानिकों ने, ऐसे बहुत सारे जो है कृषि वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति को जो है अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किया और परिश्रम किया। पहली हरित क्रांति के इन संसाधनों का उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन में और अधिक बढ़ोतरी के लिए, अब यहाँ ये समझने की बात ज़रूरी है कि अब पहली हरित क्रांति के बाद भी हमारी जनसंख्या इतना व्यापक रूप से बढ़ती चली गई कि जिसका पोषण करने के लिए खाद्यान्न का उत्पादन जो है पर्याप्त नहीं हो पाया था। और जो भी संसाधन हमने हरित क्रांति को या प्रथम हरित क्रांति को लाने के लिए अपनाए थे, वो संसाधन अब पर्याप्त नहीं रह गए, तथा इसको और उत्पादन को और बढ़ाने के लिए, उसमें और बढ़ोतरी लाने के लिए वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी को एक उत्तम विकल्प के रूप में अपनाना उचित समझा, तथा पिछले 3 दशकों से, ये मान सकते हैं आप 1990 से अब तक, अपने श्रेष्ठ ज्ञान एवं आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर आनुवंशिक रूपांतरित जीवों अथवा फसलों का विकसित करने में सफलता हासिल किया। हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने जो है श्रेष्ठ ज्ञान और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो, तमाम सारे ऐसी विधियां हैं जिनका उपयोग करके उन्होंने जो है एक जो है नए तरह की फसलों को विकसित करने में जो सफलता प्राप्त की, जिनका किसानों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। वास्तव में ये फसलें कौन सी हैं? इन फसलों को हम आनुवंशिक रूपांतरित फसलें या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स परंपरागत फसलों की तुलना में कई प्रकार से लाभकारी हैं। कैसे हैं उसको आप देखिए, जैसे कि इनमें अजैविक कारकों जैसे कि ठंडी, गर्मी, सूखा, खारेपन आदि के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये फसलें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ये जो एबायोटिक फैक्टर हैं, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा ठंड हो, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी हो, पानी की कमी हो, खारापन हो अर्थात नमकीन पानी हो, इन आदि परिस्थितियों में जो ये कह सकते हैं एबायोटिक स्ट्रेस
हैं ये सब, इनसे भी लड़ने में इनके पास क्षमता होती है, अर्थात इनके प्रति इनमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। दूसरा, किन फसलों में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों में, आनुवंशिक रूपांतरित फसलों में खरपतवारों तथा कीट पतंगों से लड़ने हेतु प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण रासायनिक कीटनाशी पर किसानों की निर्भरता कम होती है। तीसरा, इसमें मृदा में उपलब्ध खनिजों के अवशोषण की क्षमता बेहतर पाई जाती है। मृदा में अर्थात मिट्टी में, सॉयल में जो खनिज तत्व मौजूद होते हैं, कोई जो परंपरागत फसलें हमारी होती थी वो उनका अवशोषण उतनी क्षमता से नहीं कर पाती थी जितना की क्षमता से ये जो है आनुवंशिक रूपांतरित फसलों की जो जड़ें हैं उनको और अच्छे ढंग से और अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेती हैं, अर्थात उनमें खनिजों की कमी नहीं हो पाती। चौथा, इनमें फसलों की कटाई मड़ाई के उपरांत होने वाले नुकसान से बचने की क्षमता पाई जाती है। हमारे जो पुरानी परंपरागत फसलें थीं उनको कटाई मड़ाई के बाद अर्थात पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जब हम उनको ले आते थे खलिहान में और रखते थे हम लोग घर में रखते थे, भंडार में रखते थे, तो उनमें तेज़ी से जो है नुकसान होता था, वो सड़ते गलते थे। ऐसी फसलों में जो है जो जैव कह सकते हैं आनुवंशिक रूपांतरित फसलें हैं उनमें जो है ऐसे नुकसान की संभावना बहुत कम होती है। पांचवा, इनमें उपलब्ध पोषक तत्वों की गुणात्मकता अर्थात इनमें जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं उनकी गुणात्मकता कह सकते हैं गुणात्मकता तथा मात्रा अधिक होती है। मतलब साधारण फसलों की तुलना में जो ये फसलें हैं उनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में और काफ़ी उचित मात्रा में गुणात्मक मात्रा में आप कह सकते हैं पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसे चावल या ऐसे धान की नस्ल उत्पन्न की है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जिनमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ऐसे राइस को गोल्डन राइस कहते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने ऐसे कई फसलों को आनुवंशिक रूपांतरण के माध्यम से विकसित किया है जिनमें वांछित जैव रासायनिक यौगिकों का निर्माण होता है, जो औषधि निर्माण उद्योग में वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। ऐसी फसलों को टेलर क्रॉप कहा जाता है। अब यहाँ आप समझिए कि इन तमाम उपलब्धियों के अतिरिक्त हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे आनुवंशिक रूपांतरित फसलों को विकसित किया है जो विशेष रूप से ऐसे रासायनिक यौगिकों से युक्त होते हैं अथवा इनके अंदर ऐसे विशेष रासायनिक यौगिकों का प्रचुर मात्रा में संश्लेषण होता है जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के औषधि निर्माण में बड़े स्तर पर अर्थात वाणिज्यिक स्तर पर कमर्शियल लेवल पर होता है और ऐसी फसलों को हम टेलर क्रॉप कहते हैं। और टेलर क्रॉप का मतलब टेलरिंग के माध्यम से डिजाइनर क्रॉप कहते हैं। इसका एक अच्छा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से आलू अर्थात पोटैटो का एक ऐसा किस्म या ऐसी नस्ल विकसित की जिनमें डेक्स्ट्रोज शुगर जिसका उपयोग जो है औषधि निर्माण में होता है, डेक्स्ट्रोज का एक तरह का जो है सुक्रोज है, एक तरह का कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है जिसका उपयोग जो है औषधियों के निर्माण में होता है, वो इस प्रकार के आलू में प्रचुर मात्रा में बनता है। तो ये सारी बातें जो है आपको हमने जो कह सकते हैं आप बायोटेक्नोलॉजी का जो है कृषि के क्षेत्र में कितना उपयोग हो सकता है। अभी और भी बहुत सारे जो है तथ्य हैं, बहुत सारे और उपलब्धियां हैं कृषि के क्षेत्र में जिसको हम बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।